सब्जेक्ट कोड CME-MA 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स के ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आज हम देखेंगे कि वाटर हैमर क्या होता है। वाटर हैमर को समझने के लिए हम ये पता करते हैं कि जैसे कि हमारे घरों में वाटर सप्लाई द्वारा पानी आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो PhD डिपार्टमेंट से संबंधित होता है वो जाकर के सप्लाई के लिए वाल्व खोलता है। अगर वो वाल्व को अत्यधिक गति से खोल देता है तो क्या होगा, ज़्यादा गति से पानी हमारे पास आने लग जाता है। तो वाल्व खोलते हुए कोई दिक्कत नहीं है, उसकी गति को निर्धारित वो अपने आप कर सकता है कंट्रोलर व्यक्ति। परंतु जब वाल्व को बंद करने की बात आती है तो हमेशा, क्योंकि पानी सारे लोगों के घरों के सप्लाई पाइप में गया हुआ होता है, तो उस वाल्व को हमेशा धीरे धीरे बंद करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि ये एक तरीके का संकेत है। वाल्व को बंद करने का मीनिंग है कि सप्लाई पाइपलाइन को संकेत मिला कि अब आपको आगे नल में पानी नहीं देना है, पानी को रोक देना है। बट क्या होगा, जैसे पूरा पानी फुल फ्लो मैक्सिमम वेलोसिटी v के साथ में सभी पाइपलाइंस के अंदर फ्लो कर रहा है, और अगर अब कंट्रोलर ने वाल्व को सडन शट कर दिया तो सडन शट के कारण क्या होगा, सप्लाई पाइपलाइन को संकेत मिलेगा कि नल में पानी जाने से रोक दो। तो उस केस में वो बैक प्रेशर क्रिएट करेगा, और वो बैक प्रेशर का मान सडन शटडाउन के केस में इतना ज़्यादा होगा कि वो बैक प्रेशर पाइपलाइन की आंतरिक दीवारों को खराब कर सकता है। जबकि अगर यही कंट्रोलर द्वारा सीरीज में या स्टेप्स में धीरे धीरे बंद किया गया होता वाल्व को, तो क्या होता, लॉस की संभावनाएं घट जाती हैं। क्योंकि अगर बैक प्रेशर हाई होता है और दीवारों से पानी टकराता हुआ जाता है, बैक पाइपलाइन से बैक जाने लगता है ताकि आगे ना जा पाए, तो उस केस में वो कई बार जहाँ से हमारी पाइपलाइन ऑलरेडी कमज़ोर होती है, कैविटेड होती है या अन्य कोई प्रॉब्लम होती है, वहाँ से पाइपलाइन को बर्स्ट कर देता है और पाइपलाइन टूट जाती है। तो ऐसी गति को ऐसी वाली जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक तो पानी आवाज़ करता है और दूसरा वो हथौड़े की तरह उसकी आंतरिक सतह पर, पाइप की आंतरिक सतह पर कार्य करता है, उसे हम वाटर हैमर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स। फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स, ये दोनों के लिए, ये सिविल और मैकेनिकल के लिए। आप देख पा रहे हैं कि एक पाइप आ रहा है और उसके अंदर उसको फर्दर दो भागों में विभाजित हो गया है वो, और लास्ट में वापस वो एक कॉमन पाइप के अंदर उसका हेडर समाहित हो गया है। तो पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है कि इनिशियली जो आपका पानी होता है वो क्यू डिस्चार्ज के साथ में आता है। जब उसको दो भागों में बांटा जाता है तो वो Q1 Q2 में बढ़ जाता है, और फाइनली एंड में वापस Q जो इनिशियल डिस्चार्ज था उसके फॉर्म में फ्लो करने लगता है। इसके केस में अगर हम लॉसेज या डायमीटर को कंसीडर करना चाहें तो फर्स्ट पार्ट में जो हेड लॉस होता है वो होता है 4FLV² इसके अंदर सारे 1 कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं। और सेकेंड पार्ट में होता है 4FLV², यहाँ पे 2 का सफिक्स हम यूज़ करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए दो इक्वेशंस अप्लाई होती हैं। पहली, एक तो हेड लॉस का मान थ्रू आउट पाइपलाइन कांस्टेंट रहता है, और दूसरा डिस्चार्ज का मान Q बराबर Q1 प्लस Q2 से निरूपित होता है। तो अगर HF1 बराबर HF2 बराबर HF इसकी कंडीशन है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4FL1V1² बराबर 4FL2V2² और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है Q बराबर Q1 प्लस Q2, तो A1V1 प्लस A2V2 बराबर π/4D1² एरिया का मान, और V1 की जगह हम रखेंगे ऊपर वाली इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से V1 का मान होगा 2G_D1HF अपॉन 4FL1V1² की पावर हाफ। हाफ क्यों हुआ, क्योंकि v की पावर स्क्वायर थी, तो अगर हम v का मान निकाल रहे हैं तो बाकी सारी टर्म्स अंडर रूट में आ जाएंगी। सिमिलर विद द सेकेंड सफिक्स, ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास में। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर डिस्चार्ज का मान हमें प्राप्त होगा π/4 √2GHF अपॉन 4F विद इन ब्रैकेट्स D1/5 की पावर अपॉन L1 अंडर रूट प्लस D2 की पावर 5 अपॉन L2 अंडर रूट। ये केस है पैरेलल पाइप का केस।
अब अगर हम पाइप इन सीरीज या इक्विवेलेंट पाइप की बात करना चाहें तो इसमें आप देखें कि हमारे पास में चित्र में 3 इंक्लाइन पाइप कॉम्बिनेशन है। एक पूरी इंक्लाइन पाइप लाइन में 3 पाइप लगे हैं। कौन से पाइप हैं? पहले एक बड़े डायमीटर का पाइप है, फिर उससे पानी जा रहा है पतले डायमीटर के पाइप में, और नेक्स्ट लास्ट में सबसे बड़े डायमीटर पाइप में जा रहा है। अगर इन तीनों के कॉम्बो पाइप को हम एक सिंगल डायमीटर पाइपलाइन से रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा हमारे पास में, ये हम देखेंगे। अच्छा, समानांतर क्रम में जो कैलकुलेशंस होती हैं वो पैरेलल क्रम के बिल्कुल विपरीत होती हैं। समानांतर क्रम के अंदर होता है हमारे पास में Q बराबर Q1 प्लस Q2 और HF1 बराबर HF2, जबकि श्रेणी क्रम में हमारे पास होता है Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 और टोटल हेड लॉस बराबर HF1 प्लस HF2 प्लस HF3। ये हमारे पास रिलेशन रहते हैं। सिमिलरली आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख पा रहा है A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर A3 V3, जहाँ पे एरिया को हम π/4 d स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टोटल हेड लॉस बराबर HF1 प्लस HF2 प्लस HF3 प्लस कुछ केसेस में एंट्री लॉस, एग्जिट लॉस और एरिया चेंज लॉसेस को भी कंसीडर किया जाता है। तो हम बेसिकली उसको नहीं देखेंगे यहाँ पे। इक्वेशन 2 को हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए। हम देखेंगे इक्वेशन 3 को, जिसमें डायरेक्टली बताया है कि ओवरऑल हेड लॉस इक्वल टू HF1 प्लस HF2 प्लस HF3 और HF का मान है 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD फॉर सफिक्स 1, सफिक्स 2 एंड सफिक्स 3। ठीक है, ये समतुल्य पाइपलाइन कहलाती है। अब अगर हम इस समतुल्य पाइपलाइन के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशंस कौन सी हैं? एक तो है कैपिटल H बराबर HF1 प्लस HF2 प्लस HF3 और दूसरा रिलेशन हमारे पास है Q1 बराबर Q2 बराबर Q3। दोनों से सॉल्व करने पर हमें जो रिलेशन प्राप्त होगा वो होगा L अपॉन डी की पावर 5 बराबर L1 अपॉन डी की पावर 5 प्लस L2 अपॉन डी की पावर 5 और L3 अपॉन D3 की पावर 5। ये इक्विवेलेंट पाइपलाइन का फॉर्मूला कहलाता है और इसे अपन ड्यूपिट की इक्वेशन या ड्यूपिट का सूत्र भी कहते हैं। लास्ट टॉपिक है इसी सब्जेक्ट का, इसी चैप्टर का, वो है फ्लो थ्रू साइफन। फ्लो थ्रू साइफन क्या होता है, ये आप चित्र देख पा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, कई बार पहाड़ी के ऊपर पाइपलाइन लगानी पड़ जाती है, तो एक जगह से मान लीजिए समतल है, एक समतल है और एक बीच में पहाड़ी है, छोटा टीला है, और उसके सेकंड साइड भी वापस समतल है, और अपन को पाइपलाइन को पहाड़ी के ऊपर से लेकर के जाना है। तो क्या होगा, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इस प्रकार से डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ी का जो टॉप है, अपेक्स है, वो तो ऊपर है, तो पानी को आपको विपरीत दिशा में फ्लो कराना पड़ेगा। अदरवाइज पानी आपका पता है नेचुरल फ्लो हमेशा वो कैसे करता है, थ्रू ग्रेविटी करता है, बट पहाड़ी बीच में आ जाने की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी का फंडा यहाँ पर नहीं लगेगा, तो हम उसको ऊपर से लेकर के जाते हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या रखते हैं वो हम इसमें देखते हैं। पाइप का सप्लाई वाले जलाशय से ऊंचा भाग, जो कि द्रवीय ढाल रेखा HGL से ऊपर है, में ऋणात्मक दाब होता है, परंतु टोटल एनर्जी लाइन और में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे नल के सबसे ऊंचे बिंदु अपेक्स, जो इसमें B से दिख रहा है, उस पर न्यूनतम दाब होता है। इस दाब के 7.6 मीटर वैक्यूम प्रेशर से कम होने पर पानी भाप में बदलने के कारण प्रवाह रुकने लगता है। इसलिए प्रवाह को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, HGL से 7.6 मीटर से कम पर नल को लगाया जाता है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है, हमें याद रखनी है। और इस कंडीशन को फॉलो करने के बाद में जब हम बर्नौली समीकरण लगाते हैं तो टोटल हेड लॉसेस को अगर इसमें काउंट करते हैं तो वो क्या होता है, H बराबर V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस प्रवेश पर शीर्ष क्षति प्लस घर्षण क्षति, तो वो हो जाती है 0.5 V स्क्वायर अपॉन 2G और मेजर हेड लॉस 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD। तीनों को सॉल्व करेंगे कॉमन लेके, तो V बराबर √2GH और डिनोमिनेटर में 1.5 प्लस 4FL अपॉन D √। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे और डिस्चार्ज निकालना चाहेंगे तो आएगा हमारे पास π/4 d स्क्वायर एरिया इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया हमने, √2GH अपॉन 1.5 प्लस 4FL अपॉन D। तो क्या होता है, साइफन में ऊपरी तल C पर ऋणात्मक दाब के कारण पानी सप्लाई जलाशय से खींचकर नल में आ जाता है
तो इस समीकरण द्वारा ऋणात्मक दाब को ज्ञात किया जा सकता है कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए और उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जा सकता है। हमारे इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।